आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बुधवार 2 अप्रैल को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास कर दिया गया। इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया और सरकार पर तीखे सवाल उठाए। इस बीच कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप कड़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 26% टैरिफ को लेकर तंज कसते हुए लिखा कि माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कल रात भारत पर 26% टैरिफ लगा रहे थे, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी रात के 2 बजे तक संसद चला रहे थे। कांग्रेस नेता ने कहा कि जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार को फिर से मुसलमानों के नाम का सहारा लेना पड़ा। इमरान प्रताप कड़ी ने संसद के बाहर भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कल रात 2 बजे तक सरकार ने लोकसभा में वक्फ विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन उसी समय भारत पर 26% टैरिफ की बढ़ोतरी कर दी गई। देश और उसके लोगों को यह समझने की जरूरत है कि मोदी सरकार किस तरह मुसलमानों को भटकाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है। ना तो मोदी जी और ना ही उनकी कैबिनेट इस टैरिफ के मुद्दे पर कुछ कह रही है और हमने सुना है कि मोदी जी पहले ही थाईलैंड के लिए रवाना हो चुके हैं। कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान पर बेशर्म हमला करार देते हुए कहा कि यह समाज को स्थायी ध्रुवीकरण की स्थिति में रखने की भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। आपको बता दें कि लोकसभा द्वारा वक्फ विधेयक पारित किए जाने के बाद इसे आज राज्यसभा में पेश किया गया। इस बीच सोनिया गांधी ने कहा कि इस विधेयक को निचले सदन में बुलडोजर से पारित कर दिया गया। लोकसभा में वक्फ विधेयक पारित होने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला दायर करेगी। पीटीआई के मुताबिक विधेयक पारित होने के विरोध में काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे सीएम ने कहा कि भारत में बहुसंख्यक दलों के विरोध के बावजूद कुछ सहयोगियों के कहने पर रात 2 बजे संशोधन को अपनाना संविधान की संरचना पर हमला है। मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि यह धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला कृत्य है और इसे उजागर करने के लिए हम आज विधानसभा की कार्यवाही में काली पट्टी बांधकर भाग ले रहे हैं। बुधवार को लोकसभा में वक्फ बिल पास होने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने समाचार एजेंसी ANI को बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जेडीयू और टीडीपी इस बिल का विरोध करेंगे, क्योंकि इन दोनों राजनीतिक दलों को उनके राज्यों में मुसलमानों ने काफी सहयोग दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इन दोनों दलों ने इस बिल का विरोध नहीं किया। इससे मुसलमानों में बड़े पैमाने पर मायूसी पैदा हुई है। मौलाना खालिद ने बताया कि अगर वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास हो गया तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बिल को अदालत में चुनौती देगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इस बिल में जो संवैधानिक कमियां हैं उसकी बुनियाद पर हमें अदालत से राहत और इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें साल 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से की गई 25,000 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया था। बता दें कि कोलकाता हाई कोर्ट ने नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला इसलिए लिया था क्योंकि इन भर्तियों में धोखाधड़ी और OMR शीट्स में हेराफेरी की गई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराने के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव भी किए। कोर्ट ने कहा कि भर्ती की पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई है जिससे विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ऐसे उम्मीदवार जिनकी नियुक्ति में धांधली हुई उन्हें हटाया जाना चाहिए क्योंकि ये भर्ती प्रक्रिया धोखाधड़ी पर आधारित थी। साथ ही कोलकाता हाईकोर्ट के उस फैसले को बदल दिया है जिसमें कहा गया था कि गड़बड़ी से भर्ती हुए उम्मीदवारों को अब तक मिला वेतन वापस करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें अब तक मिला वेतन वापस नहीं करना होगा और इसके साथ ही अदालत ने यह भी आदेश दिया कि नई भर्ती की प्रक्रिया 3 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए और जो उम्मीदवार इस घोटाले में शामिल नहीं थे उन्हें नई भर्ती प्रक्रिया में कुछ रियायत दी जा सकती है। पश्चिम बंगाल भाजपा ने गुरुवार को लगभग 26,000 शिक्षकों की दुर्दशा के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की।
पीटीआई के मुताबिक भाजपा ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में इस बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए पूरी तरह से राज्य की विफल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में शिक्षित बेरोजगार युवाओं की योग्यता को पैसे के बदले कैसे बेचा गया। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण बंगाल में 2016 से काम कर रहे करीब 26,000 शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी अब बेरोजगार हो गए हैं और इसकी जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर है। अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ को यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका बताया है। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। वैश्विक अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचेगा, अनिश्चितता बढ़ेगी और लाखों लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि टैरिफ का असर तुरंत दिखेगा और टैरिफ से खासकर कमजोर वर्ग को नुकसान होगा। अपने बयान के अंत में डेर लेयन ने यूरोप की एकजुटता पर जोर दिया और कहा कि हम सब यानी यूरोपीय देश इसमें एक साथ खड़े हैं। अगर आप हम में से किसी एक को निशाना बनाते हैं तो आप हम सभी को चुनौती दे रहे हैं। हमारी एकता ही हमारी ताकत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर लगाए गए टैरिफ की लिस्ट जारी की है। यह लिस्ट राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यालय ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट की। इसमें भारत का भी नाम शामिल है। लिस्ट के मुताबिक ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों पर अलग अलग दर से टैरिफ लगाया गया है। इस घोषणा में चीन पर 34%, पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37%, म्यांमार और श्रीलंका पर 44% टैरिफ लगाया गया है। वहीं ईयू पर ट्रंप ने 20% टैरिफ लगाया है। गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप पहले से ही 2 अप्रैल को लिबरेशन डे बताते रहे हैं। साथ ही बता दें कि इससे पहले अमेरिका ने 4 फरवरी को चीन से आने वाले सामान पर 10% टैरिफ लगाया था, जिसे 4 मार्च को बढ़ाकर 20% कर दिया गया। वहीं अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको से आयात होने वाले सामान पर भी 4 मार्च से 25% टैरिफ लगाया है। इसके अलावा कनाडा से ऊर्जा संबंधी आयात पर 10% टैरिफ लगाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ की घोषणा के बाद कई देशों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने कहा कि हम बढ़ते ट्रेड में रुकावट नहीं चाहते, हम ट्रेड युद्ध नहीं चाहते हैं। हम अमेरिका के साथ व्यापार और सहयोग के रास्ते पर लौटना चाहते हैं ताकि दोनों देशों के लोग बेहतर जीवन जी सकें। वहीं दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू ने वैश्विक व्यापार युद्ध की वास्तविकता को स्वीकार करते हुए कहा कि सरकार को इस व्यापार संकट से निपटने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कोलंबिया की विदेश मंत्री लौरा साराबिया ने कहा कि हम इस पर गौर कर रहे हैं कि ताकि देश के उद्योग और निर्यातकों की सुरक्षा की जा सके। ब्राजील की सरकार ने भी अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ पर बयान जारी किया है। उन्होंने जारी बयान में कहा कि वह द्विपक्षीय व्यापार में पारस्परिकता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभावित कदमों का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिसमें विश्व व्यापार संगठन का सहारा लेना भी शामिल है ताकि वैध राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका ने दक्षिण कोरिया पर 25%, कोलंबिया और ब्राजील पर 10% टैरिफ लगाया है। वहीं इस बीच ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि टैरिफ अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन वे पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि टैरिफ की घोषणा का कोई तर्क नहीं है। ये ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच की साझेदारी के खिलाफ है। यह किसी दोस्त का काम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए गए टैरिफ के बाद चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये टैरिफ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के खिलाफ है और इससे संबंधित देशों के कानूनी अधिकारों और हितों को गंभीर नुकसान होगा। चीन अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए जवाबी कदम उठाने के लिए तैयार है। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के अनुसार बीजिंग ने वॉशिंगटन से इन टैरिफ को तुरंत रद्द करने का आग्रह किया और चेतावनी दी कि इससे वैश्विक आर्थिक विकास को खतरा होगा और यह अमेरिकी हितों व अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा चीन ने अमेरिका पर एक तरफा धमकाने का भी आरोप लगाया। बीजिंग ने कहा कि अमेरिका यह दावा कर रहा है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नुकसान हुआ है। इसी वजह से वह पारस्परिकता का हवाला देकर अपने व्यापारिक साझेदारों पर टैरिफ बढ़ाने का बहाना बना रहा है।
पीजिंग ने यह भी कहा कि अमेरिका का यह रवैया उन लाभों को नजरअंदाज करता है जो वर्षों की व्यापार वार्ताओं के जरिए सभी देशों को मिले हैं। साथ ही यह इस सच्चाई को भी अनदेखा करता है कि अमेरिका ने लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से अच्छा खासा फायदा कमाया है। इसके बजाय पीजिंग ने विवाद को हल करने के लिए वार्ता करने की बात कही। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक को एक हथियार बताया जिसका उद्देश्य मुसलमानों को हाशिए पर धकेलना और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पना है। राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके निजी कानूनों और संपत्ति के अधिकारों को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। आरएसएस, भाजपा और उनके सहयोगियों द्वारा संविधान पर यह हमला आज मुसलमानों पर लक्षित है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने के लिए एक मिसाल कायम करता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस कानून का कड़ा विरोध करती है क्योंकि यह भारत के मूल विचार पर हमला करता है और अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। लोकसभा ने गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पुष्टि करते हुए एक वैधानिक प्रस्ताव पारित किया। सभी दलों के सदस्यों ने इस निर्णय का समर्थन किया, लेकिन राज्य की स्थिति के लिए केंद्र की आलोचना की। एक संक्षिप्त बहस का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार ने अशांत पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति वापस लाने के लिए हर संभव कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 4 महीनों में मणिपुर में कोई हिंसा नहीं हुई और शांतिपूर्ण समाधान के लिए मैतई और कुकी दोनों समुदायों के साथ बातचीत चल रही है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.